हे गाइस, इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि एक्सेस ऑथोराइजेशन क्या होता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। एक्सेस ऑथोराइजेशन क्या होता है, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं। कई बार ना दो वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है। एक को कहा जाता है ऑथेंटिकेशन और दूसरा होता है ऑथोराइजेशन। जो ऑथेंटिकेशन होता है ना गाइस, ये एक्चुअली ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल अलग है। जो ऑथेंटिकेशन होता है वो क्या होता है कि रिसीवर ने मैसेज है जो रिसीव कर लिया, उसके बाद वो मैसेज को चेक करता है कि क्या वो ट्रू सेंडर के द्वारा भेजा गया था। मैसेज आया, रिसीव हो गया मेरे पास, रिसीवर के पास, लेकिन फिर मैं चेक करूंगा कि जो मैसेज है वो जो एक्चुअली सेंडर है उसने ही भेजा है, किसी और ने तो नहीं भेज दिया रिसीव करने के बाद। लेकिन जो ऑथोराइजेशन है, ऑथोराइजेशन में मान लीजिए ये मेरा क्लाइंट है और ये मेरा सर्वर है, ये ऐसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये मेरा सर्वर है, सेंडर मत समझ लेना, ये सर्वर है और ये क्लाइंट है। तो जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि सर्वर मैं आपको एक्सेस करना चाहता हूं, तो सर्वर क्या चेक करता है, अपने बैकअप डेटाबेस में क्या चेक करता है। मान लीजिए क्लाइंट का आईपी एड्रेस है और उसका एक्सेस ऑथोराइजेशन है कि ये जो आईपी है ये वैलिड है एक्सेस करने के लिए, यस और नो। अगर तो वैलिड है तो इसको एक्सेस मिलेगा, हाँ जी आपको एक्सेस दिया जाता है। अगर ये वैलिड नहीं है तो इसको कुछ भी एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता, डिस्कार्ड कर देता है मैसेज को, क्योंकि सर्वर के पास बहुत सारे मैसेजेस एक टाइम पे आ रहे होते हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल क्लाइंट्स की। ठीक है, तो बस वो चेक करेगा, अगर वो एक्सेप्ट करना चाहता है, उसके डेटाबेस में उस आईपी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वो एक वैलिड यूजर है तो ही एक्सेस देगा। यहां पे क्या है, यहां पे तो ऑथेंटिकेशन में तो मैसेज आ गया, उसके बाद चेक किया कि वो सेंडर ओरिजिनल था कि नहीं था, ट्रू सेंडर था कि नहीं था। ऑथराइजेशन में मैसेज तो बाद की बात है, पहले जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है उसको चेक किया था, भाई तू ऑथराइज भी है मुझे एक्सेस करने के लिए कि नहीं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑथराइजेशन। तो ये वर्ड टेक्निकली एक दूसरे के इंटरचेंजेबली नहीं यूज करने चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली ऑथराइजेशन के बारे में। अब जो ऑथराइजेशन है ना गाइस, ये दो तरीके से की जा सकती है। एक ऑथराइजेशन की जा सकती है सीक्रेट की एनक्रिप्शन से, और जो दूसरी ऑथराइजेशन है वो की जा सकती है पब्लिक की एनक्रिप्शन से। एनक्रिप्शन बेसिकली हम यूज कर रहे हैं क्रिप्टोग्राफी, और इस वीडियो में हम देखेंगे सीक्रेट की के साथ एनक्रिप्शन कैसे की जाती है। ओके, तो गाइस सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए ये ना जो सीक्रेट की वाला सिस्टम है ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, सदियों पुराना। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सदियों पुराना वाला सिस्टम है। सीक्रेट की वाले मेथड में क्या होता है कि एक ही की सेंडर और रिसीवर के साथ शेयर की होती है। तो बना लेते हैं, मान लीजिए मेरा ए है, ये मेरा सेंडर है और ये मेरा रिसीवर है बी। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा क्लाइंट है, क्योंकि ऑथराइजेशन में हम क्लाइंट सर्वर के एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो ऐसे एग्जांपल है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन रिक्वेस्ट करने के पहले क्या होगा, एक सीक्रेट की शेयर होगी इन दोनों के बीच। यही ए के पास है, यही बी के पास है। ओके, तो अब क्या करेगा, क्लाइंट कह रहा है कि भाई रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे सर्वर साहब आपको एक्सेस करना है। तो रिक्वेस्ट करने के चक्कर में अब क्या कर रहा है, बी है जो बी से क्या भेज रहा है, बी से कोई भी वर्ड भेज रहा है, कोई भी वर्ड, कोई कैरेक्टर भेज रहा है। मान लीजिए वो आर भेज देता है, आर यहाँ पर रिक्वेस्ट ने कोई भी वर्ड है, एक्स वाई जी कुछ भी, आर भेज दिया इसने। अब ए ने उस आर का किया क्या, ए ने उसे एनक्रिप्ट कर दिया उस आर को, किसके हेल्प से, इस सीक्रेट की के हेल्प से ए ने एनक्रिप्ट कर दिया, और ये एनक्रिप्टेड आर भेज दिया इसे। ओके, अब जब बी ने इसे रिसीव किया तो बी ने एनक्रिप्टेड आर को डीक्रिप्ट किया, बी ने एनक्रिप्टेड आर को डीक्रिप्ट किया, किसकी हेल्प से, यही सेम सीक्रेट की हेल्प से। जब डीक्रिप्ट किया, अगर तो डीक्रिप्ट करके आर आ गया तो वो चेक करेगा कि ओरिजिनली मैंने आर भेजा था और डीक्रिप्ट करके भी आर आ गया, इसका मतलब जो ये यूजर है इसको सीक्रेट की के बारे में पता है, जो हम दोनों के बीच में शेयर की गई है वो सीक्रेट की सेम है। इसका मतलब आई नीड टू ग्रांट द रिक्वेस्ट, यहां पे रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाएगी ए के पास। ठीक है, तो पहले क्या किया, रिक्वेस्ट किया, फिर क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट किया पहले, फर्स्ट स्टेप। फिर सर्वर ने क्लाइंट को ऑथोराइज करने के लिए एक कैरेक्टर भेज दिया, मान लीजिए आर।
फिर थर्ड स्टेप में क्या हुआ, एनक्रिप्ट किया आर क्लाइंट ने सीक्रेट की के साथ, जो सेम सीक्रेट की है वो शेयर है सर्वर के साथ और क्लाइंट के बीच। एनक्रिप्ट करके वो एनक्रिप्टेड आर भेज दिया सर्वर को। सर्वर ने क्या किया, डिक्रिप्ट किया मैसेज, डिक्रिप्ट किया मैसेज और डिक्रिप्ट करके देखा कि भाई आ रहा है ये तो मैसेज, और फिर उसे मैच किया ओरिजिनल मैसेज को जो सर्वर ने भेजा था, क्योंकि ये भी तो मैसेज सर्वर ने भेजा है, और जो रिसीव्ड मैसेज है आफ्टर डिक्रिप्शन उसे मैच किया। जब मैच किया अगर वो सेम आता है तो रिक्वेस्ट ग्रांट कर दी, हाँ जी यू आर ऑथोराइज्ड। तो ये जो गाइस प्रोसीजर है इसे कहते हैं एक्सेस ऑथोराइजेशन थ्रू सीक्रेट की। ओके, लेकिन इसमें एक क्या कहते हैं ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जो सर्वर ने ये आर भेजा है ये वन टाइम ही होना चाहिए, या अगर आज आर भेज दिया ठीक है तो उसे वो आर कम से कम आने वाले 2-3 सालों बाद यूज करना चाहिए। क्यों मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए यहां पे कोई इंट्रूडर बैठा है, वो लिसन कर रहा है ये चैनल को, उसने देखा कि सर्वर ने जी आर भेज, उसको नहीं पता सर्वर ने आर भेजा एंड ऑल, उसने ना जो ये एनक्रिप्टेड मैसेज है तो ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू जाएगा, इसे लिसन कर लिया और इसने सेव कर ली उसकी कॉपी ईआर। अगर जब अगली ट्रांजैक्शन होगी कोई सी पर्सन आएगा इसी सर्वर के साथ एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो अगर दोबारा जो सर्वर है मेरा उसने इसे भी आर ही भेज दिया तो ये वाला काम डिस्कनेक्ट करके जो मेरा इंट्रूडर है ना वो इसे ईआर भेज देगा और सर्वर को वही डिक्रिप्ट करके लगेगा हाँ जी मैंने आर भेजा था आर ही आ गया। इसका मतलब ये जो इंट्रूडर है ये असली ऑथोराइज्ड सेंडर है, ये ऑथोराइज्ड क्लाइंट है, बट एक्चुअली में तो ये है नहीं। तो इसलिए अगला जब कम्युनिकेशन होगा किसी सी के साथ तो मे बी ये पी भेज दे, ताकि जो ई ऑफ आर है अगर इंट्रूडर भेजना भी चाहे तो उसे जो सर्वर है वो डिस्कार्ड कर दे कि मैंने तो एक्चुअली में पी भेजा था लेकिन डिक्रिप्ट करके ये आर हो रहा है। इस केस में इंट्रूडर ने ना कुछ नहीं किया, ना एनक्रिप्ट किया ना डिक्रिप्ट किया ना मैसेज को मॉडिफाई किया, उसने तो सिंपली मैसेज को लिसन किया कि ई ऑफ आर भाई सर्वर बेसिकली ई ऑफ आर एक्सपेक्ट करता है अगर उसे ऑथोराइज करना है किसी को तो वो ई ऑफ आर इंट्रूडर बन के भेज सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो आर है जो पी है जो ये कैरेक्टर की सिलेक्शन है जो सर्वर ऑथोराइज करने के लिए भेजता है एनक्रिप्ट करने के लिए भेजता है क्लाइंट को, वो चेंज होते रहने चाहिए, वो वन टाइम ही होने चाहिए बेसिकली। ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो सेम ही जो सर्वर है वो सेम ही कैरेक्टर है जो इंक्रिप्शन के लिए भेजता रहे हर क्लाइंट को। ओके, सो ये यहां पे कैश था। अगर जो मैंने अभी आपको केस बताया अटैक करने का कि उसने ई ऑफ आर सुन लिया और वही बी को भेज दिया, अगर सर्वर वही चीज वो आर ही हमेशा यूज करता है हर एक क्लाइंट के लिए, तो एक अनऑथोराइज्ड जो पर्सोनल था इंट्रूडर वो उस जो सर्वर है उसको भी एक्सेस दे सकता है अगर सेम ही चीज हम यूज करें, सेम ही कैरेक्टर यूज करते रहें एज ऑफ सर्वर। तो उस केस में क्या होता है, इस पूरे अटैक को क्या कहते हैं, इस पूरे अटैक को कहते हैं प्लेबैक अटैक। प्लेबैक अटैक ये एक्चुअली में अटैक क्यों है, क्योंकि अनऑथोराइज्ड पर्सोनल को अनऑथोराइज्ड इंट्रूडर को एक्सेस मिल गया सर्वर का। प्लेबैक का मीनिंग क्या है कि जो पिछले लास्ट टाइम सर्वर ने कैरेक्टर भेजा था एनक्रिप्ट करने के लिए और जो उस क्लाइंट ने रिस्पॉन्स दिया था सर्वर को उसको उसने सेव कर लिया और प्लेबैक कर दिया, दोबारा प्ले कर दिया उसे सर्वर को भेजने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसे प्लेबैक अटैक भी बोलते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी एक्सेस ऑथोराइजेशन की थ्रू सीक्रेट की। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी एक्सेस ऑथोराइजेशन थ्रू पब्लिक की। ओके, थैंक यू सो मच।